friends, today we'll be studying about evolution. Now starting with the term evolution itself, it is the sequence of gradual changes which take place in primitive organism over millions of years in which new species are produced. ये वो gradual changes है, धीरे धीरे ये changes organism में accumulate होते रहते हैं. अब ये चेंजेस फेवरेबल भी हो सकते हैं और अनफेवरेबल चेंजेस भी हो सकते हैं. एंड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स ये चेंजेस एक्यूमुलेट होकर एक न्यू स्पीशीज अल्टीमेटली फॉर्म कर देते हैं. इसको हम एक बहुत बेसिक आपके एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिया है, विच इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल, उससे हम समझ सकते हैं. नाउ इन सिचुएशन 1 वी कैन सी वी हैव अ पॉपुलेशन ऑफ रेड बीटल्स, बट इसमें से सिर्फ एक बीटल ग्रीन है. अब ये ग्रीन बीटल कैसे बनी? ये जो कलर वेरिएशन है ये रिप्रोडक्शन की वजह से अराइज हुई थी. रिप्रोडक्शन में कैसे कि जब डीएनए कॉपी हो रहा था रेड बीटल के रिप्रोडक्शन के टाइम, तो गलती से एक एरर की वजह से ये ग्रीन बीटल हमें देखने को मिली. अब हम देखेंगे कि क्रोज जो है वो इन रेड बीटल पे यूजुअली फीड करते हैं. तो जो रेड बीटल है उनकी पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाएगी, और जो ग्रीन बीटल है सिंस वो ग्रीन इन कलर है तो वो आराम से सर्वाइव कर सकते हैं बिकॉज ऑफ कैमोफ्लाज. वो ग्रीन कलर के लीव्स में ये ग्रीन बीटल्स आराम से छुप सकती थी, इसलिए जो क्रोज थे वो इन ग्रीन बीटल्स पे इजीली फीड नहीं कर पाते थे और रेड बीटल्स पे इजीली फीड कर पाते थे. तो अल्टीमेटली ओवर टाइम जो रेड बीटल्स थी उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई और जो ग्रीन बीटल्स थी उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई. तो ये जो एरर था ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग जिससे ग्रीन बीटल्स प्रोड्यूस हुई, इसने इन ग्रीन बीटल्स का जो सर्वाइवल रेट था वो बढ़ा दिया और उनको एक एडवांटेज दे दी. इसी प्रोसेस को हम नेचुरल सिलेक्शन भी बोलते हैं कि नेचुरली वो ऑर्गेनिज्म फेवर हो रहा है जिसका सर्वाइवल रेट ज़्यादा है. Now if we look at situation number 2, situation number 2 में ओरिजिनली हमारे पास रेड बीटल्स का एक पॉपुलेशन था जिसमें वही डीएनए कॉपी करते हुए एरर हो गया एंड वी गॉट अ ब्लू बीटल. बट जब वो अल्टीमेटली रिप्रोड्यूस करते गए तब भी जो रेड बीटल्स थे उनका जो पॉपुलेशन साइज था वो ज़्यादा था एज कम्पेयर टू ब्लू बीटल, बिकॉज ब्लू तो एक ही है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 बना लेगी, 2 से 4 बना लेगी. बट यहाँ पे सिंस अगर आप रेड बीटल देखोगे तो हमारे पास 8 रेड बीटल हैं, तो ये फर्स्ट गो में ही अगर सब रिप्रोड्यूस करेंगे तो 16 बना लेगी. तो इनका पॉपुलेशन साइज हमेशा ज़्यादा रहा. बट एक दिन एक एलिफेंट वहाँ आया और उसने जो रेड बीटल्स का जो घर था उसका हैबिटेट था उस पर पाव रख दिया. तो आपके पास जो रेड बीटल की पॉपुलेशन थी वो एक नेचुरल कैलामिटी की वजह से एलिमिनेट हो गई एंड यू वर लेफ्ट विद ओनली ब्लू बीटल्स. अब ये ब्लू बीटल्स ने अल्टीमेटली रिप्रोड्यूस करके अपनी प्रोजेनी इंक्रीज कर दी और वहाँ से रेड बीटल्स वाइप आउट हो गई. नाउ इन दिस केस जो ब्लू बीटल थी उसने कोई भी सर्वाइवल एडवांटेज नहीं दिया. इट गेव नो सर्वाइवल एडवांटेज टू ब्लू बीटल्स. बट एक एक्सीडेंट की वजह से, एक नेचुरल कैलामिटी की वजह से जेनेटिक ड्रिफ्ट देखने को मिला. जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा इवेंट हो गया जिससे एक जीन की या एक अलील की जो फ्रीक्वेंसी थी, मतलब जो उसके मिलने की कैपेबिलिटी थी एक पॉपुलेशन में, वो इंक्रीज हो जाती है. उसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं. तो यहाँ पे ड्यू टू एलिफेंट्स फुट जो ब्लू बीटल थी उसके मिलने की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई, तो एक जेनेटिक ड्रिफ्ट देखने को मिली हमें. तो ये आपका सेकेंड केस था जहाँ पे कोई सर्वाइवल एडवांटेज नहीं मिली बट ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी एक जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गई. नाउ इफ यू लुक एट सिचुएशन नंबर 3, नाउ इन दिस सिचुएशन एक नॉर्मल आपके पास रेड बीटल की पॉपुलेशन है, बट सिंस जिस प्लांट पे वो रेड बीटल फीड करती थी उसमें कोई डिजीज हो गई. अब उस प्लांट में डिजीज होने की वजह से उनका फूड का कंटेंट जो उनको मिलता था वो भी डिक्रीज हो गया. तो जो उनका वेट था इंडिविजुअल बीटल का वो भी डिक्रीज हो गया बिकॉज उनको फूड ही प्रॉपर नहीं मिल रहा था.
बट अल्टीमेटली जब वो प्लांट की डिजीज उससे हट गई तो जो रेड बीटल था उसका वेट वापस से उसने रीगेन कर लिया। तो इसका क्या मतलब है कि जो ये वेट वाले चेंजेस आप देखते हैं, ऐसे चेंजेस डीएनए लेवल पे नहीं होते, वो कोई भी जेनेटिक ड्रिफ्ट या आपके डीएनए में चेंजेस नहीं लाते और नई स्पीशीज क्रिएट नहीं करते। ऐसे चेंजेस सिर्फ एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए देखने को मिलते हैं, जब तक वो एक प्रॉपर उनको कंटेंट नहीं मिलता, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिलती। नाउ एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन आर लिंक्ड। ऐसे क्लासिफिकेशन जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड है कि कितना हम चिंपैंजी से एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप रखते हैं, कितना हम उनसे एवोल्यूट हुए हैं, हम उनसे कितने, वो हमारे कितना पुराना एंसेस्टर है, इस पे अगर आपकी क्लासिफिकेशन हो रही है तो उसको आप फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन बोलते हैं। फाइलोजेनी जो वर्ड ही है, फाइलोजेनी, इसका मतलब ही एवोल्यूशन होता है। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या हो गई? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड क्लासिफिकेशन। अगर आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा आपस में मिलती हैं तो आप ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होंगे। अगर हमारी चिंपैंजीज से ज़्यादा मिलती हैं तो मतलब चिंपैंजीज हमारे एंसेस्टर्स हैं। तो हम ये देखते हैं कि किसका कैरेक्टरिस्टिक किससे ज़्यादा मिलता है, और जितना ज़्यादा आप क्लोजली रिलेटेड हैं उतने ज़्यादा आप दोनों के एक ही कॉमन एंसेस्टर देखने को मिलेगा। सो दिस वॉज अबाउट कि एवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन कैसे लिंक्ड है। नाउ एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, क्या चीज़ें हैं जो हमें बता सकती है कि एवोल्यूशन कैसे हो रही है। फर्स्ट जो है दैट इज होमोलोगस ऑर्गन्स। होमो का मतलब होता है सेम, सो सेम बेसिक स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन। ओरिजिन मतलब एंसेस्टर, इनका सेम स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम रहता है, और जो ओरिजिन है, जो एंसेस्टर्स हैं वो भी सेम होते हैं। बट उन स्ट्रक्चर्स के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। स्ट्रक्चरली तो वो सेम है बट फंक्शन वाइज दे आर डिफरेंट। इसमें एग्जाम्पल आ जाता है हमारा फोर लिम्ब ऑफ हॉर्स, जिसको वो रनिंग के लिए यूज करता है, विंग्स ऑफ बैट विच आर यूज फॉर फ्लाइंग, पॉ ऑफ कैट फॉर वॉकिंग एंड आर्म ऑफ ह्यूमन फॉर डूइंग वर्क। नाउ इन दिस आप देखिए कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम है, जो इनका आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे वो आपको एक जैसा ही मिलेगा, बट सब जो आप जिन ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं वो डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूज़ होती हैं। तो ऐसे ऑर्गन्स को जिनका सेम स्ट्रक्चर और सेम बेसिक ओरिजिन होता है बट डिफरेंट फंक्शन होता है, इनको हम होमोलोगस ऑर्गन्स बोलते हैं। नाउ व्हाट आर एनालोगस ऑर्गन्स? एनालोगस ऑर्गन्स में आपको डिफरेंट ओरिजिन और स्ट्रक्चर देखने को मिलता है बट दे ऑल हैव सेम फंक्शन। Example, you have wings of bat and wings of bird. Both are used for flying. इनका जो structure है internally, wings of bat क्या है? Fingers के आसपास अभी भी skin present है, which acts like a wing to them and help in flying. But wings of bird वो क्या है कि पूरे arm के ऊपर उनके feathers present है, जो flying में use करें तो structurally वो different है but functionally वो same है। The third major evidence for evolution is fossils. Now what are fossils? They are preserved traces of living organisms. कभी कभी क्या हुआ कि कोई ऑर्गेनिज्म मर गया और एकदम से वो किसी हॉट मड में वो गिर गया ऑर्गेनिज्म, एंड सिंस उसका डीके फिर इतना फास्ट नहीं हो गया, वो वहाँ प्रिजर्व हो गया। थोड़े ही टाइम बाद उसके ऊपर हमने देखा कि मार्शी लैंड बन गया है और उस मार्शी लैंड में कोई हॉर्स आके गिर गया। अब वो हॉर्स की डीकेइंग प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो गई वहाँ पे और वो हॉर्स वहाँ प्रिजर्व हो गया, एंड मिलियंस ऑफ मिलियंस ईयर तक ऐसे ही ये जो फॉसिल्स है वो वहाँ प्रिजर्व रहते हैं। कभी कभी हमें सिर्फ इम्प्रिंट्स मिलते हैं और कभी कभी हमें पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म भी देखने को मिलता है, या कभी कभी बोन्स भी मिलती है हमें। तो दीज आर फॉसिल्स। नाउ फॉसिल्स के कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, लाइक फॉसिल आर्कियोपेट्रिक्स। फॉसिल आर्कियोपेट्रिक्स जो था
इट हैड फीचर्स ऑफ बोथ बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। तो इससे हमें ये सजेस्ट हुआ दैट बर्ड्स वर डिराइव फ्रॉम रेप्टाइल्स। देन वी हैव अमोनाइट एंड ट्राइबोलाइट। ये जो थे ये इनवर्टिब्रेट फॉसिल थे। नाइटिया फिश फॉसिल था एंड राजासोरस जो था ये डायनासोर स्कल का फॉसिल था। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट आर द मेथड्स टू फाइंड एज ऑफ एन फॉसिल। आप कैसे पता लगा सकते कि फॉसिल कितनी पुरानी है। जैसे मैंने हॉर्स का एग्जाम्पल दिया आपको कि एक लेयर में कोई ऑर्गेनिज्म पहले फंस गया, उसकी डिकेइंग वहाँ पे रुक गई, दूसरी लेयर में थोड़ी देर बाद कोई ऑर्गेनिज्म फंस गया, तो उससे जितना डीपर हमें जो फॉसिल मिलेगा उतनी वो ज़्यादा ओल्ड होगी। और दूसरा जो साइंटिफिक मेथड है वो है कार्बन डेटिंग मेथड, रेडियो एक्टिव, यू हैव टू राइट हियर रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग मेथड। ये जो मेथड है इसमें आप दो आइसोटोप्स लेते हो कार्बन के, C14 और C12, और इनका रेशो हम देखते हैं कि डेथ के टाइम पे इनका रेशो क्या था और आज हमें क्या रेशो मिलता है, और इससे हम एज फाइंड कर लेते हैं। नाउ एवोल्यूशन जो है वो स्टेजेस में होती है। आप बोलो कि आज आपने कोई चेंज देखा, उसका मतलब ये नहीं है कि वो इंस्टेंट चेंज होगा जो आपको देखने को मिल रहा है उस ऑर्गेनिज्म में। वो बहुत साल उसको लगे होंगे, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं एवोल्यूट होने में किसी स्पीशी को। जैसे आपने जिराफ देखा है कि जिराफ की नेक पहले जैसे आज हम देखते हैं कि इतनी लंबी नेक है उसकी, ऐसा नहीं होता था। जिराफ की नेक पहले छोटी थी, बट जब उसको अपने हाइट के अकॉर्डिंग फॉडर नहीं मिल पाया तो अल्टीमेटली जब उसने अपनी नेक को स्ट्रेच करने की कोशिश की ऊपर ऊपर, तो अल्टीमेटली उसकी नेक की लेंथ ओवर ईयर्स, इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स, एंड वो नेक धीरे धीरे उसकी लेंथ इंक्रीज होती गई। सो एवोल्यूशन हमारी हमेशा स्टेजेस में होती है, थोड़ा थोड़ा करके स्टेजेस में। अब एवोल्यूशन आपकी या तो फिटनेस के लिए हो सकती है या तो आपको फंक्शनल एडवांटेज देने के लिए। फिटनेस के लिए मतलब कि जैसे एवोल्यूशन ऑफ आइज हमने देखा है कि पहले फ्लैटवर्म में रूडिमेंट्री आइज होती, मतलब उसका बहुत बेसिक स्ट्रक्चर होता था। इंसेक्ट्स में फिर हमने देखा कि हमें कंपाउंड आइज देखने को मिली। इट्स लाइक कि बहुत सारी आइज आप एक साथ उनके स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। उनका कंपाउंड आई का यही मतलब है कि बहुत सारे लेंस एक ही आई में लगे होते हैं। बट ह्यूमंस में हमें बाइनोक्यूलर आइज देखने को मिली। बाइनोक्यूलर आइज क्या होती है, दैट वी हैव टू आइज, और वो स्ट्रेट लाइन विजन में एक ही इमेज प्रोड्यूस करती है। मतलब आपकी दोनों आंखें कोई अलग अलग इमेज थोड़ी ना बनाती हैं, आपको दो चीज़ें थोड़ी ना दिखती है एक बार में। आपको दोनों आंखें जो आपकी एक साथ काम करके आपको एक विजन आपके सामने रखती है, तो इसको हम बाइनोक्यूलर आइज बोलते हैं। फंक्शनल एडवांटेज मतलब कि जैसे फेदर्स, वो आपको पहले इंसुलेशन प्रोवाइड करते थे। हम अगर पुराने टाइम में देखें तो जो ऑर्गेनिजम्स थे जिनमें फेदर्स होते थे वो उनको कोल्ड वेदर से प्रोटेक्ट करने के लिए प्रेजेंट होते थे। बट नाउ हम देखते हैं कि जो बर्ड्स हैं हमारे, उनमें वो फ्लाइट में हेल्प करते हैं, उनको उड़ने में हेल्प करते हैं। सो ऐसे ही डायनासोर्स में जो फेदर्स थे वो उनको कोल्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए थे एंड नॉट फॉर फ्लाइंग। बट बर्ड्स में विच लेटर अडेप्टेड, तो उनमें जो फेदर्स थे वो फ्लाई करने के लिए यूज होते थे। नाउ वील स्टडी अबाउट वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन इकोलॉजी, दैट इज स्पीसिएशन। स्पीसिएशन क्या होती है? नाउ इट इज एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस that leads to formation of new distinct species that are reproductively isolated. ये एक ऐसा प्रोसेस है जो न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। स्पीशीज, दो ऑर्गेनिज्म को हम डिफरेंट स्पीशी तभी बोलते हैं जब वो आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। सो 3 स्टेजेस होते हैं स्पीसिएशन के। फर्स्ट इज सेपरेशन। आपको किसी तरह उन दो जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सेपरेट करना होगा एक दूसरे से। अब वो कोई ज्योग्राफिकल बैरियर भी हो सकता है, लाइक यू हैव रिवर या माउंटेन, उनके बीच में कोई ऐसा माउंटेन आ गया जिसको वो क्रॉस नहीं कर सकते, तो ज्योग्राफिकल बैरियर भी हो सकता है, या उनकी नीड्स की वजह से भी हो सकता है कि एक कुछ फूड कंज्यूम करते हैं और दूसरा वाला वो फूड कंज्यूम नहीं करता, उसको कुछ और नीड है उसकी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेपरेशन क्रिएट करना है।
जब सेपरेशन हो गया दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, उसके बाद उन दोनों में अडेप्टेशन देखने को मिलनी चाहिए। ये नहीं कि सेपरेट हुए, वो वहाँ सर्वाइव ही नहीं कर पाया एंड अल्टीमेटली उसकी डेथ हो गई, ऐसा नहीं। उसको अडेप्ट करना पड़ेगा उस एनवायरनमेंट में। अगर एक स्पीशी प्लेन पे रह रही है और दूसरी माउंटेन में, तो माउंटेन वाली को माउंटेन के हिसाब से अडेप्ट करना पड़ेगा और प्लेन वाली स्पीशीज को प्लेन्स के हिसाब से अडेप्ट करना पड़ेगा। देन वी नीड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, कि कभी वो स्पीशी आपस में मिल भी जाए तो वो आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाने चाहिए। मतलब एक वायबल ऑर्गेनिज्म नहीं बनना चाहिए, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस फर्दर कर सके उसकी फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। जैसे हम कभी कभी डोंकी और हॉर्स को रिप्रोड्यूस करवाते हैं, बट उससे जो हमें फर्दर ऑफस्प्रिंग मिलता है वो स्टेराइल होता है, मतलब कि वो आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसमें वो कैपेबिलिटी नहीं हो सकती। देन वी हैव व्हाट आर द वेज ऑफ स्पीसिएशन। अब स्पीसिएशन किस तरीके से हो सकती है? फर्स्ट वी हैव जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होती है? इट इज़ अ रैंडम चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील्स इन पॉपुलेशन ओवर सक्सेसिव जनरेशंस। ये तो डीएनए चेंजेस की वजह से भी हो सकती है, या तो क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ जाए उससे भी हो सकती है। ये हमने पढ़ा था कि वो एलिफेंट वाला एग्जाम्पल जहाँ उसने बीटल के ऊपर पाँव रख दिया, क्या देखने को मिला था हमें उस एग्जाम्पल में कि जो आपके ब्लू बीटल्स थे उसकी पॉपुलेशन में एलील फ्रीक्वेंसी कम थी, और जब एलिफेंट ने रेड बीटल्स को पूरा वाइप आउट कर दिया तो हमें ब्लू बीटल्स की पॉपुलेशन ग्रो करती हुई दिखी। Now next is gene flow. Gene flow क्या हुआ? It occurs between population that are partly separated. ऐसे population जो पूरी एक दूसरे से separated नहीं हो but partially separated हो, तो उनमें हमें कुछ हद तक gene flow देखने को मिलता है कि वो आपस में interact करती हैं। Then we have natural selection. Natural selection is a process by which nature selects and consolidates those organisms which are more suitable and adapted. मतलब जैसे हमने ग्रीन और रेड बीटल्स का एग्जाम्पल देखा था कि उसमें क्या था कि जो ग्रीन बीटल्स थी वो कैमोफ्लेज शो करती थी, तो इसीलिए उनका जो सर्वाइवल रेट था उस कैमोफ्लेज की वजह से इंक्रीज हो गया था। तो अल्टीमेटली वो ज़्यादा फेवर्ड थी ओवर द रेड बीटल्स, बिकॉज रेड बीटल्स को क्रोस ईजिली खा जाते थे और ग्रीन बीटल्स को नहीं, तो उनका सर्वाइवल रेट अच्छा था। तो नेचुरली ग्रीन बीटल्स वर सिलेक्टेड। देन वी हैव जोग्राफिकल आइसोलेशन। जोग्राफिकल आइसोलेशन का मतलब है कि कोई माउंटेन रेंज या रिवर दो स्पीशीज के बीच में आ गई है, अब वो उसको क्रॉस नहीं कर सकते, तो ओवर टाइम वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाएंगे और कोई भी उनमें आपस में अगर एक स्पीशी यहाँ है एक, अब इनमें कोई भी जीन फ्लो नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि ये क्रॉस ही नहीं कर सकते इस बैरियर को, तो ओवर टाइम ये डिफरेंट स्पीशीज फॉर्म कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी न्यू स्पीशीज फॉर्म होती है। नाउ द लास्ट टॉपिक इज अबाउट आर्टिफिशियल सिलेक्शन। व्हाट इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन? नाउ वी सॉ दैट ह्यूमंस कैन एक्ट एज अ पावरफुल एजेंट इन मॉडिफाइंग वाइल्ड स्पीशीज अकॉर्डिंग टू इट्स ओन नीड्स। मतलब कि हमें कोई फ्लावर है, उसका हमें रेड कलर ओरिजिनली होता था बट हमें वो पसंद नहीं है, हमें उसका येलो कलर चाहिए, तो ह्यूमंस क्या करते हैं उसके डीएनए को मॉडिफाई कर देते हैं बिकॉज वी हैव दोज टेक्निक्स, और उस मॉडिफिकेशन से वी कैन प्रोड्यूस न्यू स्पीशीज और न्यू वैरायटी ऑफ दैट प्लांट। ऐसे ही ह्यूमन पहले वाइल्ड कैबेज ग्रो करता था जिसको उसने अपने नीड से बहुत ज़्यादा मॉडिफाई किया। जैसे उसने केल बना लिया, उससे केल एक न्यू वैरायटी आ गई हमारे पास वाइल्ड कैबेज की, जिसमें हमें लार्जर लीव्स देखने को मिले। कैबेज जिसमें शॉर्ट डिस्टेंस पे लीव्स प्रेजेंट थे। ब्रोकली जिसमें उसने फ्लावर डेवलपमेंट ही नहीं होने दी, उसको अरेस्ट कर लिया। कोलराबी, इसमें उसने जो वाइल्ड कैबेज का जो सेंटर पार्ट था उसको स्वोलन बना दिया। कॉलीफ्लावर, उसमें फ्लावर स्टेराइल थे, मतलब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। सो दिस वॉज अबाउट आर्टिफिशियल सिलेक्शन कि ह्यूमंस ने सिर्फ वाइल्ड कैबेज में नहीं, वीट में भी हमें ये देखने को मिला है कि उसने अपनी नीड से, ऐसे ही बहुत प्लांट्स हैं कि जिनको हमने अपनी नीड से मॉडिफाई किया है कि हमें जैसा चाहिए हम उसको वैसा ही बना लेते हैं। देन इफ वी टॉक अबाउट
ह्यूमन एवोल्यूशन, कि ह्यूमंस की एवोल्यूशन कैसे हुई है। ह्यूमंस बेसिकली सबसे पहले अफ्रीका में दे हैव बीन डेटेड बैक इन अफ्रीका, और वहाँ से वो डिफरेंट जगह पे मूव करें। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने वेस्ट एशिया में मूव किया, एंड फर्दर वो ऐसे ही टिल ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका वो मूव हुए। एंड जो ह्यूमंस हैं, पहले लोग सोचते थे कि बेस्ड ऑन दैट कलर उन्होंने उनके डिफरेंट रेसेस बना दी थी कि कोई येलो है, कोई वाइट है, कोई ब्लैक है, बट दिस वॉज नॉट द केस, बिकॉज सारा जो ह्यूमंस हैं वो एक ही स्पीशी है। होमो सेपियंस, ये हमारे जो ह्यूमन है उसके अर्लीस्ट मेंबर्स जो हैं उनको हम होमो सेपियंस बोलते हैं। होमो सेपियंस ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है, इसलिए यू हैव टू राइट इट इन दिस वे, फर्स्ट लेटर कैपिटल and next letter should be small. It should be small and you have to underline both of them separately. So Homo sapiens हम scientific name किसका है, humans का। तो humans हमारे basically कहाँ evolve हुए, अफ्रीका में, और वहाँ से वो different directions में radiate हुए, and जो earliest member था that was called as Homo sapiens. So this was about your heredity and evolution, chapter 9 of your science NCERT. We'll be catching up with the next chapter in my subsequent lectures. Till then, keep learning. Please share, like and subscribe to my channel. If you have any doubt related to the lecture, please comment it down below. Till then, keep learning. Bye guys.